Good afternoon, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट 9 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने हॉल इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट 9 के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक है होल कोफिशिएंट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होल कोफिशिएंट। When two types of charge carriers are present at the same time, जब समान टाइम पर दो टाइप के चार्ज कैरियर्स यदि प्रेजेंट हो, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों समान टाइम पर यदि प्रेजेंट हो, लाइक इन केस ऑफ इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर, जैसा कि इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर के केस में होता है। यानी इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर में होता क्या है, Ni बराबर NH, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होल्स की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। जब दो टाइप के चार्ज कैरियर समान टाइम पर प्रेजेंट हो तो उस स्थिति में द होल कोफिशिएंट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू डिटरमाइन, तो होल कोफिशिएंट को डिटरमाइन कर पाना डिफिकल्ट होता है। एंड गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, और निम्नलिखित रिलेशन के द्वारा दिया जाता है। RH बराबर, RH इज द होल कोफिशिएंट, RH बराबर NH म्यू एच का स्क्वायर माइनस के NE म्यू ई का स्क्वायर अपॉन E NH म्यू एच प्लस के NE म्यू ई का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 15। Where Ne and NH are the electron and hole densities, जहाँ पर जो Ne है और NH है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्या है, डेंसिटीज है। जहाँ पर जो Ne और NH है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्या है, डेंसिटीज है। एंड म्यू ई एंड म्यू एच आर द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रेस्पेक्टिवली। म्यू ई और म्यू एच क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल्स की मोबिलिटी है। नोट दैट होल कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। होल कोफिशिएंट पॉजिटिव कब होगा, इफ NH म्यू एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन NE म्यू ई स्क्वायर, यानी NH म्यू एच स्क्वायर की वैल्यू यदि NE म्यू ई स्क्वायर से ग्रेटर देन होगी तो होल कोफिशिएंट RH की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। होल कोफिशिएंट नेगेटिव कब होगा, इफ NH म्यू एच का स्क्वायर इज लेस देन NE म्यू ई का स्क्वायर, यानी कि होल कोफिशिएंट RH की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, यदि NH म्यू एच का स्क्वायर इज लेस देन NE म्यू ई का स्क्वायर। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए NH डॉट NE बराबर Ni, यानी Ni इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, और NH इज द होल कंसंट्रेशन, Ne इज द इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन। NH डॉट NE बराबर Ni, तो RH बराबर क्या आ जाएगा, होल कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, Ni म्यू एच स्क्वायर माइनस के म्यू ई स्क्वायर अपॉन E Ni म्यू एच प्लस के Ni म्यू ई का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 16। Since mu h is less than mu e square, any mobility of holes, since mu h square is less than mu e square, mobility of holes mu h is less than mobility of electrons, यदि mobility holes की जो mobility है वो electrons की mobility से कम है, therefore RH coefficient यानी whole coefficient is negative for intrinsic semiconductor। intrinsic semiconductor के लिए whole coefficient की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे म्यू एच स्क्वायर इज लेस देन म्यू स्क्वायर, यानी होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी की तुलना में कम होती है, इसलिए होल कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट के क्या क्या उपयोग हैं। द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट गिवन बिलो, निम्नलिखित एप्लीकेशन है हॉल इफेक्ट के जो नीचे दिए गए हैं। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर वार, सेमीकंडक्टर वार का नेचर पता करने के लिए, वेदर पी टाइप एंड एन टाइप, यानी कि जो मेरी सेमीकंडक्टर वार है वो पी टाइप की है या एन टाइप की है, उसका नेचर पता करने के लिए। कल हमने हॉल इफेक्ट में देखा था ये चीज़ कि कैसे हम पता लगाते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है बाहर है। डिटरमाइन द मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स, कैरियर्स की मोबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए एज ए हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर, हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर के जैसा इसे उपयोग करते हैं। टू डिटरमाइन कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पे कैरियर्स हैं वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए या कैरियर कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए हम काम में लेते हैं हॉल इफेक्ट। टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हॉल इफेक्ट काम में लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की रेसिस्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए
लिए हॉल इफेक्ट काम में लेते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इज नॉन एज स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और वॉल्यूम रेसिस्टिविटी। इस रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं और वॉल्यूम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन मटेरियल दैट शोज हाउ इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। इसे हम जो एक दिए हुए मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के जैसा डिफाइन करते हैं, जो ये दिखाता है कि कैसे हाउ इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, यह कैसे करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है, हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एक कंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया गया है, इसके रूप में रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। सो इट रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। इसलिए जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है, जो मटेरियल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन जो मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। द रेसिस्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज रो बराबर आर ए अपॉन एल। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर आर ए अपॉन एल, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस इन ओम, जहाँ पर आर क्या है? रेजिस्टेंस है ओम में। ए इज द यूनिट, A is the area of cross section in meter square. A is the area of cross section in meter square and L is the length in meters. A is the area of cross section in meter square and L is the length in meters. The unit of resistivity is ohm meter. यूनिट होती है रेसिस्टिविटी की, वो क्या होती है? ओम मीटर। और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर इनवर्स। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कोई भी मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। गिवन बाई फॉलोइंग इक्वेशन, रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस का टी जीरो। इट शोज द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये जो रिलेशन है वो टेम्परेचर और मटेरियल की रेसिस्टिविटी के बीच में रिलेशन दर्शाता है। इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में रो जीरो इज द रेसिस्टिविटी एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। रो जीरो क्या है? रेसिस्टिविटी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। रो टी इज द रेसिस्टिविटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। रो टी क्या है? रेसिस्टिविटी है टी डिग्री सेंटीग्रेड पर। टी जीरो इज द रेफरेंस टेम्परेचर। टी जीरो क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर। एल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। एल्फा क्या है? रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में रेसिस्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है? वी नो दैट करंट इज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर। हम ये जानते हैं जो करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से दूसरे एटम में मूवमेंट करते हैं तो उसके कारण करंट फ्लो होता है। व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, जब उनके बीच में क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब उनके पोटेंशियल डिफरेंस हो, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस हो। इन कंडक्टर्स नो फॉरबिडन गैप इज प्रेजेंट बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। कंडक्टर्स में फॉरबिडन गैप, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में फॉरबिडन गैप नहीं पाया जाता। इन मैनी केसेज, बहुत से केसेज में बोथ द बैंड ओवरलैप ईच अदर, दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। द अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस इन कंडक्टर्स। चूँकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल हैं कंडक्टर्स में वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड, दुर्बल रूप से बाउंड रहते हैं, दुर्बल रूप से बंधे हुए रहते हैं। जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर्स में वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। यूजुअली मेटल्स और कंडक्टर्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। चूँकि जो मेटल्स और कंडक्टर्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सो दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द स्ट्रक्चर। जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई करते हैं, आप फ्री टू मूव विद इन द स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर में फ्रीली मूव कर रहे, स्ट्रक्चर के साथ फ्रीली मूव करते हैं। दिस इज द केस दैट
और दैट हैपन्स इन नॉर्मल टेम्परेचर, ये केस केवल नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। ये एक ग्राफ दर्शाया गया है टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टिविटी के बीच में, जहाँ पे चूंकि हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था पार्ट 8 में कि जो हमारा मेटल्स और कंडक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं तो इसका मतलब क्या है, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर ये है तो रेसिस्टिविटी ये है, टेम्परेचर ये किया तो रेसिस्टिविटी ये हुई। 100 केल्विन यदि टेम्परेचर रखा तो रेसिस्टिविटी इतनी बढ़ गई, और 150 केल्विन पर रेसिस्टिविटी इतनी बढ़ गई, और यदि और आगे 300 केल्विन पे जाएंगे तो रेसिस्टिविटी और बढ़ गई। इसका मतलब ये है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये है कि जो कंडक्टर्स और मेटल्स हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है इन केस ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स। When the temperature increases, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन द लैटिस स्ट्रक्चर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल आयंस का जो वाइब्रेशन है लैटिस स्ट्रक्चर में वो भी इंक्रीज होने लगता है। द एटम्स स्टार्ट टू वाइब्रेट विद हायर एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज वाइब्रेशन इन टर्न कॉजेज फ्रीक्वेंट कोलाइजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स, इन वाइब्रेशन के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में कोलाइजन, फ्रीक्वेंट कोलाइजन होने लगता है। ईच कोलाइजन ड्रेन आउट सम ऑफ एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कोजिंग देम अनएबल टू मूव, प्रत्येक कोलाइजन, प्रत्येक टक्कर ड्रेन आउट ऑफ सम ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी ड्रेन आउट करती है, बाहर निकालती है, ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एनर्जी प्रत्येक कोलाइजन में बाहर निकलती है, एंड कोजिंग देम अनएबल टू मूव, जो इनको मूव करने से रोकने का कारण बनती है। thus इट रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये क्या करती है, जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट होने से रोकती है। व्हेन द कोलाइजन अकर्स, जब कोलाइजन होते हैं, जब कोलाइजन होता है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। जब कोलाइजन होते हैं तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। दिस मीन्स दैट द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो जो मेटल की जो रेसिस्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड थस करंट फ्लोइंग इन द मेटल इज डिक्रीज, इसलिए जो करंट फ्लो हो रहा है मेटल में वो भी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। द रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज मीन्स दैट द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज, यदि रेसिस्टिविटी बढ़ती है तो कंडक्टिविटी, मटेरियल की जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है, दे हैव ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अधिकतर मेटल्स के लिए द रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर ए रेंज ऑफ 500 केल्विन, यानी 500 केल्विन की रेंज तक यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल्स फॉर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा इज पॉजिटिव, यानी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के जो एग्जाम्पल है इंक्लूड्स, उनमें शामिल हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ईटीसी। अब आता है दूसरा, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में रेसिस्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है। सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इन सेमीकंडक्टर्स द फोरबिडन गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, यानी सेमीकंडक्टर्स के केस में फोरबिडन गैप पाया जाता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। एट 0 केल्विन द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, 0 केल्विन पर क्या होता है, जो बैलेंस बैंड है वो इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा रहता है। एंड द बैलेंस बैंड में भी इम्पटी, और बैलेंस बैंड खाली हो सकता है या खाली होता है। बट व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड, लेकिन जैसे ही थोड़ी अमाउंट की हम एनर्जी इसमें अप्लाई करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव्स टू द कंडक्शन बैंड, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। सिलिकॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। अंडर नॉर्मल सर्क्यूमस्टेंसेज, नॉर्मल सर्क्यूमस्टेंसेज के अंतर्गत सिलिकॉन
अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज सिलिकॉन एक्ट एज ए पुअर कंडक्टर। सिलिकॉन एक पुअर कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर सिलिकॉन एटम्स। प्रत्येक सिलिकॉन एटम 4 अदर सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाता है, बॉन्ड बनाता है। दिस बॉन्ड बिटवीन द एटम्स आर कोवलेंट बॉन्ड, यानी एटम्स के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर इन फिक्स्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं, फिक्स पोजिशन में होते हैं। So at 0 Kelvin the electrons does not move within the lattice structure। 0 Kelvin पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लैटिस स्ट्रक्चर के साथ मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा जो ये केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें हमारा कोश होते हैं और उपकोश होते हैं। कोश जो हमारे होते हैं वो होते हैं K, L, M एंड N। उपकोश होता है S उपकोश होता है। दूसरा जो L कोश में जो उपकोश होते हैं S प्लस P, M कोश में जो उपकोश होते हैं S प्लस P प्लस D, N कोश में जो उपकोश होते हैं S प्लस P प्लस D प्लस F। जो पहला उपकोश है S उपकोश, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा जो उपकोश है S प्लस P और कोश L है, उसमें 2 S में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और P में कितने भरेंगे 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो S प्लस P उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। M उपकोश में M कोश में और S प्लस P प्लस D उपकोश में S में कितने भरे जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं और D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 भरे जाते हैं। 2 और 6 8 और 10 18, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। यानी M कोश में और S प्लस P प्लस D उपकोश में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 भरे जा सकते हैं। इसी तरीके से N कोश और S प्लस P प्लस D प्लस F में S में जो उपकोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर सकते हैं। तो इनका सबका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा N कोश है और जो S प्लस P प्लस D प्लस F उपकोश है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कोशों में यदि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें डिटरमाइन करनी है तो फॉर्मूला काम में लेते हैं 2n स्क्वायर। पहली कक्षा की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना पहली कक्षा में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा या दूसरे कोश की बात करें तो दूसरे के लिए n की वैल्यू कितने रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो L कोश में और M उपकोश में L कोश में और S प्लस P उपकोश में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से N की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। तो M कोश में और S प्लस P प्लस D में कितने भरे जा सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। इसी तरीके से N की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 16 और 16 दूना 32। तो N कोश में और S प्लस P प्लस D प्लस F उपकोश में कितने मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। N इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। N क्या है कक्षाओं की संख्या है। N क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, कक्षाओं की संख्या है। और कक्षाओं और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे वो फॉर्मूला काम में लेते हैं 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे सिलिकॉन है, ये ऐसा ही सिलिकॉन है। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और इसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 14 होता है। सिलिकॉन एटम शोइंग 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट बैलेंस सेल। सिलिकॉन एटम के जो आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसके बाहरी सेल में आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो दिखाया गया है, ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें सिलिकॉन एटम है जिसमें क्या करना है हमको, पहला जो S कोश है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 2s, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2s कोश में। दूसरा जो पहला S उपकोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम 2, और जो S प्लस P वाला उपकोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। S प्लस P में कितने भर सकते हैं 8, तो कितना हो गया 2 प्लस 6 कितने हो गए 8। तो दूसरे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, दूसरी कक्षा में कितने भरने पड़ेंगे 8, 6 प्लस 2, यानी क्योंकि दूसरा जो L वाला कोश होता है उसमें क्या आता है S प्लस P उपकोश आता है और S प्लस P कितना हो रहा है 2 प्लस 6 कितना हो रहा है 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 8। तीसरी कक्षा में बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तीसरी कक्षा में फुलफिल करेंगे, तो कितने बच गए 2 और 2 4 बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम तीसरी कक्षा में इसके सिलिकॉन की में पुट कर देंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में बाहर वाली जो कक्षा है तीसरी कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ये एक सिलिकॉन की क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बताई गई है, सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस दिखाया गया है। यहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का अदर सिलिकॉन एटम से क्या करता है, साझा करता है, ताकि ये अपना कोवलेंट बॉन्ड बना सके, है ना। तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है, जैसे कि नीचे फिगर में दर्शाया है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस, यहाँ पे जो शेयरिंग किया है, इसने साझा किया है इलेक्ट्रॉनों का, वो है ये बैलेंस सेल, यानी कि इसकी खुद की बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन की बैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में। और ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। नीचे सही ढंग से दर्शाया गया है इसको डायग्राम में। यहाँ पे एक सिलिकॉन के जो ऊपर सिलिकॉन के 3 एटम लिए, नीचे सिलिकॉन के बीच में 3 लिए और नीचे भी 3 लिए। अब हमने क्या किया, इसके बीच में सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ले लिए। इसके बाद में इसके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये क्या करेगा, पड़ोस वाले सिलिकॉन एटम से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो इसने इससे साझा किया, इससे साझा किया, इधर कोई सिलिकॉन एटम होगा, इससे साझा किया, इधर के सिलिकॉन एटम से साझा किया, तो इसने अपना अष्टक बना लिया। और ये साझा करने के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के द्वारा एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड, ये यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, इसी तरीके से यहाँ पे ये बीच वाले सिलिकॉन एटम में देखते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, मतलब 4 सिलिकॉन एटम्स का इसने 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, साझा किया है। पड़ोस वाले सिलिकॉन एटम से 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, साझा किया है। और खुद के आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और 4 का साझा किया है, 4 इलेक्ट्रॉनों का कितने हो गए, 8, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये है कोवलेंट बॉन्ड, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग किया है। आगे है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द फॉरबिडन गैप बिटवीन द 2 बैंड गैप बिकम्स वेरी लेस। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉरबिडन गैप है दोनों बैंड के बीच में, वो बहुत कम हो जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। थस some electrons from the covalent bond between the silicon atoms are free to move within the structure। इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड से बिटवीन द सिलिकॉन एटम्स के बीच में आप फ्री टू मूव विद इन द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर के साथ फ्रीली मूव करते हैं। दिस इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यह मटेरियल की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज मीन्स द रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। थस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज इन सेमीकंडक्टर, जब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर आल्सो इंक्रीजेज, तो चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी भी इंक्रीज होने लगती है। एंड द रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज, और रेसिस्टिविटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। फॉर सेमी कंडक्टर्स इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि दे हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्या होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। सो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज नेगेटिव, इसलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। द कर्व इज नॉन लीनियर फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ज़्यादा रेंज की टेम्परेचर के लिए इसकी कर्व क्या आती है, नॉन लीनियर आती है। एक ग्राफ शो किया गया है जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टिविटी को बता रहा है। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं सेमीकंडक्टर, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो देखो पहले टेम्परेचर ये था, टेम्परेचर ये पहले मान लो टेम्परेचर ये था तो रेसिस्टिविटी ये थी, ज़्यादा थी, लेकिन टेम्परेचर और आगे बढ़ाया तो रेसिस्टिविटी और कम हो गई, और टेम्परेचर आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी और कम हो जाएगी, और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी और कम हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी इन इंसुलेटर्स, इन इंसुलेटर्स the forbidden energy gap between the conduction band and the valence band is high। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में वो ज़्यादा होता है। इंसुलेटर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। द बैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण रूप से भरा होता है। द फॉरबिडन गैप बिटवीन द 2 बैंड्स विल बी मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दोनों बैंड्स के बीच में जो फॉरबिडन गैप का वैल्यू होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी।
Thus, it requires a high amount to energy for the valence electron to move the conduction band. इसलिए इसे ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में मूव कराने के लिए। इसलिए इसे क्या पड़ेगी, ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में मूव कराने के लिए। डायमंड इज एन एग्जाम्पल फॉर इंसुलेटर। डायमंड एग्जाम्पल है इंसुलेटर के लिए। हियर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शामिल होते हैं। एंड कंडक्शन डज नॉट हैपन, और यहाँ पे जो कंडक्शन है वो नहीं होता है, मतलब जो करंट फ्लो नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से नाभिक से स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं एंड टाइटली बाउंड रहते हैं। When the temperature is increased, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, the atoms of the material vibrate, तो मटेरियल के जो एटम्स है वो वाइब्रेट करते हैं। एंड इट मेक्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड टू शिफ्ट टू द कंडक्शन बैंड। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एटम्स हैं, मटेरियल के जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, इससे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होने लगते हैं। दिस इज टर्न इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो क्या करता है इसकी कंडक्टिविटी, मटेरियल की कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। व्हेन द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज, जब मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इट मीन्स दैट द रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज। इसका मतलब ये है जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। एंड सो द करंट फ्लो इंक्रीजेज, इसलिए करंट का जो फ्लो होना वो इंक्रीज होने लगता है। थस सम इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर चेंजेज टू कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर। Thus, some insulator at room temperature changes to conductors at high temperature। इसलिए कुछ इंसुलेटर हैं जो रूम टेम्परेचर पर चेंज हो जाते हैं कंडक्टर्स में एट हाई टेम्परेचर। इसलिए कुछ कंडक्टर जो रूम टेम्परेचर पर हैं वो हाई टेम्परेचर देने पर कंडक्टर में चेंज हो जाते हैं। फॉर इंसुलेटर दे हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इंसुलेटर के केस के लिए क्या होता है, ये भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। सो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, इसलिए रेसिस्टिविटी के टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। अल्फा इज नेगेटिव। इंसुलेटर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे रेसिस्टिविटी के टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है।